गुड मॉर्निंग सबको। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे पेज नंबर 57। ठीक है, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो मोहन है वो क्या है, उच्च वर्ग का है, उच्च जाति का है, वो ब्राह्मण है। ठीक है, उसके पिता जो है वो पुरोहिताई यानी कि पंडिताई का काम करते हैं। वो क्या है, दूसरे लोगों के मतलब जो दूसरे लोग जो पूजा पाठ करवाते हैं वो उनसे करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि वो बहुत संयम और निष्ठा से अपना जो पूजा पाठ का काम है वो करवाते हैं, और लोगों को क्या है, उनके ऊपर विश्वास है कि अगर ये पूजा पाठ करवाएंगे तो वो हमारा सफल होगा, और ये सही से करवाएंगे, ईमानदारी से करवाएंगे। ठीक है, तो उनके पिताजी जो वंशीधर थे, मोहन के पिताजी, वो चाहते थे कि जो ये मोहन है वो मेरे काम में मेरा हाथ बटाए। लेकिन जो मोहन है उसको उस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि अपने जो उसके खेतों के किनारे पर जो कांटेदार जो झाड़ियां आ जाती है उनको हटाने के लिए हंसुआ लेकर निकल चलता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि ऐसी बात नहीं है कि जो मोहन है, ठीक है, वो उनका आशय न समझता हो। ऐसी बात नहीं है कि पिताजी मोहन से क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है। उसके पिताजी क्या है, उसको डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं कि भाई तू मतलब कि मेरा काम कर, जो मैं काम करता हूँ वो तू काम कर। वो उसको डायरेक्ट नहीं कहना चाह रहे हैं, वो उसको इनडायरेक्ट वे में बता रहे हैं। ठीक है, और ये बात नहीं है कि मोहन जो है, पिताजी जो उसको कह रहे हैं उसका आशय वो नहीं समझ रहा है, वो बिल्कुल समझ रहा है, लेकिन उसको उस काम का शौक नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि उनको उस मोहन को पता नहीं है कि पिताजी क्या कह रहे हैं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का ना तो उसे अभ्यास ही है और ना ही वैसी गति। लेकिन पिताजी जिस प्रकार से धार्मिक आयोजन कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, ना तो उस चीज का मोहन को अभ्यास है और ना ही उसकी रुचि है। ठीक है, फिर पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। पिताजी ने ये तो कह दिया कि मेरा सहारा बने या मेरा भार हल्का हो जाए, तुम अगर मेरे काम में साथ दो, ऐसे उसको इनडायरेक्ट वे में तो कह दिया। लेकिन मोहन ने क्या किया, उनका भार हल्का करने का या उनका काम खुद करने का ऐसा कोई सजेशन, कोई सुझाव नहीं दिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ या आप ऐसा करो। ठीक है, वो चुप रहा, और जैसे कि मतलब हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुतरित रह गई। मोहन ने उनकी बात को अनसुना कर दिया, उनकी बात पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया। ठीक है, फिर पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था। बस वो इतना काम कर सकता था कि पिताजी को खेतों का काम ना करना पड़े। वो सिर्फ जो यजमानों के यहाँ पर जाकर पाठ पूजा करते हैं सिर्फ वो ही काम कर ले, इसलिए वो खेतों की ओर चल पड़ा। लेकिन हंसुए की जो धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। कुंद मतलब क्या होता है, नष्ट होना। जो उस हंसुए की धार थी, जैसे चक्कू की धार होती है, उससे सब्जी क्या आराम से कटती है, तो जो हंसुए की धार थी उससे उसको घास को यूं काटना था, खोदना था। उसकी धार जो थी बिल्कुल नष्ट हो गई थी। मतलब कि हंसुआ इस हालत में पहुंच गया था कि अब उसके ऊपर धार लगवाना जरूरी था, और उस हंसुए से उस कांटेदार झाड़ी को नहीं काटा जा सकता था। ठीक है, धनराम अपने बाएं हाथ से धोखनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था। जो धनराम था, जो कि मोहन का मित्र था, दोनों क्या थे, बचपन में स्कूल में साथ पढ़ते थे, लेकिन धनराम जो था वो नीची जाति का था और मोहन उच्च जाति का था। ठीक है, धनराम क्या था, लोहार था, और लोहार जो है वो निम्न जाति वर्ग में आती है। फिर क्या हुआ, धनराम क्या कर रहा था, अपने बाएं हाथ से धोखनी आग में एक फूंक मारने वाली लंबी सी नली होती है, उससे फूंक मारते हैं तो वो आग क्या होती है, जलती है, या बुझ जाती है तो जल जाती है। जैसे चूल्हे में कई लोगों ने देखा होगा गांव में, वो चूल्हे में फूंकनी बोलते हैं उसको, फूंकनी, फूंक मारते हैं, उससे फूंक मार से आग जलती है। ठीक है, तो धनराम क्या कर रहा था, धोखनी से आग में फूंक मार रहा था, और जो उसका बाया हाथ था, तो दाएं हाथ से तो क्या है, भट्टी में गर्म हो रहा जो लोहा था उसको कूट रहा था, पीट रहा था, और बाएं हाथ से वो धोखनी फूंक रहा था, भट्टी में आंच दे रहा था।
और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। मोहन क्या था, उस शिल्पकार टोले में गया था, वहां पर एक खाली पीपा पड़ा था, उसके ऊपर बैठ गया और बड़ी पारखी नजरों से, मतलब एक जांचने वाली नजरों से उसका जो वो कारीगरी का काम कर रहा था, कैसे लोहे को पीट रहा था, कैसे भट्टी को आंच दे रहा था, उसको देख रहा था, बड़े ध्यान से देख रहा था। अब क्या हुआ? हाँ, मास्टर त्रिलोकी सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो मास्टर त्रिलोकी सिंह थे, जिनका नाम क्या था? त्रिलोकी सिंह। मोहन से पूछा कि अब तो शायद वो गुजर गए होंगे, स्वर्गीय हो गए होंगे या स्वर्ग चले गए होंगे। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। दोनों मित्र आपस में मिले और उनको बचपन की बातें याद आने लगी। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। बचपन की याद आते ही धनराम बहुत प्रसन्न हो गया था। जो वो प्रसन्नता है वो उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। क्या तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है साफ साफ? यस अच्छा, मैम। ओके, एक मिनट। फिर क्या था? वह बोला, माट साहब भी क्या आदमी थे लल्ला, कि जो हमारे माट साहब थे वो भी क्या आदमी थे, या उनको याद करते हुए बोल रहे हैं। अब फिर बोल रहे हैं कि अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूं, आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। धनराम को क्या था कि मास्टर जी की छड़ियां, जो डंडे होते थे वो पड़ते थे, क्योंकि धनराम क्या था, पढ़ाई में कमजोर था और मोहन कुशाग्र बुद्धि था। मोहन बहुत तेज बुद्धि वाला बच्चा था और धनराम थोड़ा मंद बुद्धि था। तो धनराम को कई बार मास्टर जी से डंडे खाने पड़े थे। तो वो याद करता हुआ बोल रहा है कि सच कहूं, आज भी त्रिलोकी सिंह जो मास्टर है उनकी छड़ी मुझे याद आ जाती है, उनकी मार याद आ जाती है। और दोनों उस बात को याद करके हो करके हंस दिए, मतलब ठहाके लगाकर हंस पड़े। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट आए हो और कुछ पलों के लिए जैसे वो अपनी पिछली दुनिया में लौट गए हो। उनको सारी पिछली बातें याद आती चली गई। गोपाल सिंह की दुकान से, ठीक है, हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते हैं। गोपाल सिंह की एक दुकान है, उस पर मास्टर जी हुक्का पीते हैं। हुक्का पीकर वो स्कूल में प्रवेश करते हैं। फिर क्या होता है कि थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया हो। मास्टर जी के आने से पहले सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? धमा चौकड़ी, उधम मचा रहे, शैतानियां कर रहे हैं, एक दूसरे को कुछ चीजें उठा पटक रहे हैं, ठीक है, टहनियों पर, पेड़ों की टहनियों पर झूल रहे हैं। जैसे ही मास्टर जी ने प्रवेश किया सब कुछ शांत हो गया। जैसे किसी ने सांप सूंघ लिया, मतलब सांप सूंघने पर क्या होता है, इंसान शांत हो जाता है, वैसे ही सारे बच्चे शांत हो जाते थे बिल्कुल। कड़े स्वर में मास्टर जी पूछते हैं, बहुत कठोर डांट कर पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? क्या तुम लोगों ने सबने प्रार्थना कर ली क्या? ठीक है, यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उसका समवेत स्वर पहुंचता ही। उनको ये पता है, यदि प्रार्थना हो चुकी होती तो जिस गोपाल सिंह की दुकान पर बैठकर त्रिलोकी सिंह जो मास्टर है वो हुक्का पीते थे, वहां पर उनको प्रार्थना की बच्चों की सामूहिक आवाज, समवेत स्वर मतलब सामूहिक आवाज सुनाई देती, लेकिन उनको सुनाई नहीं दी। ठीक है, त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं और फिर वही कड़कदार आवाज, मोहन नहीं आया आज। ठीक है, त्रिलोकी सिंह सारे बच्चों को घूर कर देखते हैं ताकि बच्चा कोई शोर ना करे, चुपचाप शांति से खड़ा रहे, ठीक है, अनुशासन का पालन करे, क्योंकि मास्टर जी की नजरों में इतना डर था कि सारे बच्चे शांत हो जाते थे। फिर बहुत कड़कदार कठोर आवाज में पूछते हैं कि क्या आज मोहन नहीं आया? मोहन उनका चहेता शिष्य था। मोहन क्या था? उनका प्रिय शिष्य था। पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। पुरोहित मतलब ब्राह्मण खानदान है, उसका बहुत तेज बुद्धि वाला बालक था। पढ़ने में तो वो था ही था, तेज बुद्धि था ही था, गाने में भी सबसे होशियार था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था।
ठीक है, मॉनिटर किसको बनाया जाता है? जो बच्चा इंटेलिजेंट हो, होशियार हो, हर काम में आगे हो, वो मॉनिटर बनता है। तो त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसको पूरी स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। बच्चों की, हाँ, बच्चों की देखरेख का काम उसे ही करना होता था। ठीक है, वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू कर देता था। वो ही सबसे पहले प्रार्थना शुरू करता था। उस प्रार्थना की जो लाइनें थी वो क्या थी? हे प्रभु आनंद दाता, हे भगवान आप आनंद को देने वाले हो और हमको ज्ञान भी दो, हमारे ज्ञान को आगे भी बढ़ाओ। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो मैम। ठीक है, अब मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते थे। मास्टर जी त्रिलोक सिंह जो थे उनको मोहन से बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि वो होशियार बुद्धि था। उनको ये उम्मीद थी कि बड़ा होकर कुछ ना कुछ करेगा स्कूल का और खुद का नाम रोशन करेगा। ठीक है, जब वो कोई सवाल अपनी क्लास में पूछते, और त्रिलोक सिंह जी जो मास्टर थे वो गणित पढ़ाते थे लोगों को, मैथ पढ़ाते थे बच्चों को। ठीक है, तो कोई भी सवाल जब वो क्लास में पूछते और किसी बच्चे को नहीं आता, तो मास्टर जी को ये पूरी उम्मीद होती थी कि इस सवाल का जवाब मोहन बिल्कुल ठीक ठीक देगा। तो जब किसी दूसरे बच्चे को सवाल नहीं आता तो वो मोहन से पूछते और मोहन उसकी आशा के अनुरूप उस सवाल का बिल्कुल सही सही उत्तर देता। फिर मास्टर जी क्या करते? जो वो फिसड्डी बच्चा था, जो पढ़ने में कमजोर बच्चा था या जिसने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, उसको दंड देने का काम मोहन को सौंप देते कि अब तुम इसको दंडित करो। ठीक है, पकड़ इसका कान, और क्या बोलते? इसका कान पकड़, लगा इसे 10 उठक बैठक। ठीक है, ये दंड का आदेश देते, वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार वेद खाए थे या कान खिंचवाए थे। जो धनराम लोहार था वो भी अपने क्लास के उन बच्चों में से था जो मास्टर के सवाल का सही जवाब नहीं दे पाता था, और उसका जो हमजोली था, उसका जो हम साथी था, उसकी बराबर का जो साथी था, दोस्त था, उसके हाथों ही उसने कई बार डंडे खाए थे, कई बार अपने कान खिंचवाए थे। किसके आदेश पर? मास्टर जी के आदेश पर। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। थोड़ी बहुत वो मोहन से ईर्ष्या करता था, ठीक है, कि मुझे हर बार मोहन से मार खानी पड़ती है, लेकिन क्या था, फिर भी वो प्रारंभ से ही, शुरू से ही उससे प्यार करता था, प्रेम करता था और उसके प्रति आदर का भाव, सम्मान का भाव रखता था। क्यों रखता था? इसका क्या कारण था? शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। बचपन से उसके मन में ये बात बैठा दी गई थी कि मोहन जो है वो उच्च जाति का है और धनराम जो लोहार है वो निम्न जाति का है। तो निम्न जाति का जो लोग होते हैं उनको उच्च जाति के लोगों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ठीक है, वो कभी भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता, कभी भी उनका प्रतिद्वंदी वो नहीं बन सकता। इसलिए ये बात धनराम लोहार के मन में गहराई से बैठ गई थी कि मोहन ऊंची जाति का है और मैं नीची जाति का हूं, इसलिए मैं इसकी कभी भी बराबरी नहीं कर सकता। ठीक है, इस कारण वो उससे मार खाकर भी, अपने कान खिंचवाकर भी उसके प्रति आदर और उसके प्रति स्नेह का भाव रखता था। ठीक है, बल्कि वो इसे मोहन का अधिकार समझ रहा था। उसको ये भी पता था, वो तो ये सोचता था कि उच्च जाति का इसलिए इसको अधिकार है, इसको अधिकार ये शुरू से मिला गया है, समाज से इसको अधिकार मिला हुआ है कि यदि मैं निम्न जाति का हूँ, इससे नीची जाति का हूँ, तो ये मुझे मार भी सकता है, मेरे कान भी पकड़ सकता है, मुझसे उठक बैठक भी लगवा सकता है, और मैं इस बात का विरोध नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ये अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, बीच बीच में
त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा। एक तो कारण क्या था धनराम लोहार का कि वो मोहन के प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। एक तो वो कुशाग्र बुद्धि था, ऊंची जाति का था, ठीक है। दूसरा कारण क्या था कि मास्टर त्रिलोक सिंह हमेशा कहते थे कि मोहन स्कूल का नाम रोशन करेगा, ठीक है, और बड़ा आदमी बनेगा। धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। और धनराम जो था वो क्या था, थोड़ा मंद बुद्धि था, उसको जल्दी से बात समझ में नहीं आती थी। इस कारण उसने बिल्कुल ये, दूसरा कारण ये था कि उसको ये भी पता था एक तो ऊंची जाति का है ही है, और मैं किसी भी कीमत पर पढ़ाई में इसके साथ बराबरी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये तेज बुद्धि है और मैं कम बुद्धि वाला हूँ। आ गई बात समझ में सबको यहाँ तक? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, तो ma'am. धनराम जो लोहार है, धनराम जो मोहन का मित्र था, वो मोहन से बराबरी क्यों नहीं करता था, बताना जरा। मैम एक तो हाँ हाँ बोलो। और ऊपर से वो मतलब जो मोहन था वो तेज बुद्धि का था, और जो धनराम था उसमें थोड़ी कम बुद्धि थी, तो वो सोचता कि मैं इसके बराबरी का भी नहीं कर पाऊंगा पढ़ाई में, इसलिए। और ये ऊंची जाति का, इसलिए इसका तो अधिकार ही है। हाँ ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, और धनराम सॉरी जो मास्टर त्रिलोकी सिंह थे क्या पढ़ाते थे? एक तो गणित पढ़ाते थे। और गणित में वो मोहन से क्या उम्मीद रखते थे? मोहन से कि ये बड़ा आदमी बनेगा और उसका उनका और स्कूल का नाम रोशन करेगा। हाँ, मतलब मास्टर को ये मोहन से उम्मीद थी, या मान लो क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि मास्टर को मोहन से क्या उम्मीदें थी, ठीक है, और क्यों थी? उम्मीद तो हो गई, लेकिन क्यों थी? क्योंकि वो तेज बुद्धि था, ठीक है, कुशाग्र बुद्धि था, इसलिए। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक की स्कूल का मुंह देख पाया था। जिस प्रकार दूसरे जो किसान के बच्चे थे या मजदूर परिवार के जो बच्चे थे वो बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनको बचपन से ही काम धंधों में लगा दिया जाता है, ठीक है, मतलब उनको मजदूरी, अगर मजदूर उसके पिता है तो वो पिता के साथ मजदूरी करने लग जाता है, और जो खेती किसान है तो छोटे बच्चे जाके अपने पिता के साथ खेती करने लग जाते हैं। क्यों करने लग जाते हैं? क्योंकि उनके परिवार का जो खर्चा है वो पूरा नहीं पड़ता। एक इंसान जैसे मान लो मजदूर है, मजदूरी करके पैसा ला रहा है, घर में बच्चे ज्यादा है तो वो खर्चा पूरा नहीं चला सकते, फिर क्या करते हैं वो, उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो उनको भी अपने साथ ले जाते हैं ताकि थोड़े ज्यादा पैसे आए और हम आराम से अपना पेट भर सके, ठीक है। तो जो धनराम लोहार था, ये जो धनराम था वो भी क्या था, दूसरे उन बच्चों की तरह ही सिर्फ तीसरी तक ही स्कूल जा पाया था, ठीक है। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे कि कभी कभार उससे कुछ पूछते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनवा 13 का पहाड़ा सुना तो? कि भाई धनराम 13 का पहाड़ा सुना, अचानक से उसने पूछ लिया। 12 तक पहाड़ा, ठीक है, मतलब 12 तक का तो पहाड़ा उसने धनराम ने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। लेकिन 13 का पहाड़ा जो था वो उसके लिए पहाड़ के समान बहुत बड़ा, बहुत कठिन बन गया था, असंभव लग रहा था उसको, कि उसको उससे 13 का पहाड़ा याद ही नहीं होता था। उसने कई बार कोशिश की, कई बार रट्टा लगाया, लेकिन उसको 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाता था। वो मतलब पहाड़ की तरह उसके सामने विशाल बन गया था। 13 का पहाड़ा याद करना उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। फिर क्या था, 13 एकम 13, 13 दूनी 24। दूसरी बारी अटक जाता था बेचारा, 13 एकम 13 तो बोल देता था, लेकिन 24 में अटक गया। क्या आता 13 दूनी 26, ठीक है, बेचारा यही अटक जाता था। सटाक एक संटी उसके पिंडियों पर मास्टर ने लगाई। अब बच्चे ने 13 का पढ़ा नहीं सुनाया तो सटाक से उसके घुटनों पर जोरदार डंडा लगा, जिसकी आवाज आई, और इतना जोरदार लगा कि वो जो संटी थी वो टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद करवाता हूँ।
संटी होती है एक पतला पतला डंडा जिससे कि बहुत तेज लगती है। ठीक है, आजकल की जैसे पहले की पढ़ाई तो इसी तरीके से होती थी, अगर बच्चा पढ़ाई करके नहीं आ रहा है, कुछ याद करके नहीं आ रहा, तो दे डंडे पे डंडे, दे डंडे पे डंडे। आजकल तो बच्चे को हाथ लगाने गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, जिसका नतीजा क्या हो रहा है, बच्चों का डर खत्म हो गया है। उनको टीचर से डर लगना आजकल बंद हो गया। वो सोचता है कि मार तो सकते नहीं है, मारेंगे तो पेरेंट्स को बुला लाएंगे, आपने क्यों मारा। तो ये जो है ये बहुत गलत हुआ। इससे जो कई बच्चे मतलब जो थोड़े कम बच्चे मतलब कम पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो सुधर सकते थे, वो मार के डर से एक बार सुधर जाए, याद कर ले, लेकिन डर ये सरकार ने गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। और पहले के जो माता पिता होते थे, अगर उनसे जाके कह दे कि भाई मुझे उस मास्टर साहब ने या मुझे उस टीचर ने मारा, तो पिताजी कभी स्कूल नहीं गए, मम्मी पापा कभी स्कूल नहीं गए कि आपने मेरे बच्चे को क्यों मारा। गलती अपने बच्चे में निकालते थे कि तूने ही कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा कि मास्टर ने तुमको मारा। और अब होता भी यही है, कोई भी टीचर किसी बच्चे को बिना कारण नहीं मारता। ठीक है, कब मारता है, या तो वो क्लास में शोर करता है या वो कहना नहीं मानता है। और एक बार नहीं मारता, एक दो बार तो टीचर उसको चुप करवाएगा, भाई चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ठीक है, फिर भी कुछ बच्चे शैतान होते हैं, नहीं मानते हैं कहना। तब टीचर को गुस्सा आता है, भाई मैं यहाँ पर पढ़ाई करवा रही हूँ या करवा रहा हूँ और तुझे ध्यान नहीं है कि मैं बैठ के चुपचाप पढ़ लूं, तू खुद भी शोर कर रहा है, दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब कर रहा है, या जो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनका भी ध्यान भटका रहा है। ठीक है ना, तब उसको गुस्सा आएगा, तब वो उसकी पिटाई करेगा। एक तो ये बात होती है पिटाई करने की। दूसरी बात होती है कि यदि आपको डेली के डेली याद करने के लिए दिया जा रहा है, भाई याद करो याद करो, ये कल मैं इसका पेपर लूंगी, पूछूंगी, और एक बार पहले टीचर चेतावनी भी दे देता है, अगर तुमने याद नहीं किया तो मैं तुमको ये पनिशमेंट दूंगी। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन शैतान बच्चे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उनके कोई क्या है मतलब फर्क नहीं पड़ता। वो सोचते हैं अरे क्या करेगी टीचर, या तो दो थप्पड़ लगा लेगी या कुछ ऐसे कर लेगी, मेरे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे याद नहीं करना। ठीक है, तो पहले के जो मार साहब होते थे, पहले के जो टीचर होते थे, वो बच्चों को डंडे से मारते थे, और ऐसे मारते थे कि उनको दया भी नहीं आती थी। बच्चा बेचारे रोता रहे, उसको कहीं लगे कान ना, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। आजकल का टीचर तो मारने से पहले सोचता है 2 बार किसको मारू कि नहीं मारू। ठीक है, आई बात समझ में। तो क्या किया उसने, जो संटी लगाई वो टूट गई। और देखो यहाँ पर मतलब पनिशमेंट मार साहब बच्चे को खुद दे रहे हैं कि तू खुद जाके एक मजबूत सी संटी तोड़ के ला। पतली कमजोर नहीं होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, वो टूटनी नहीं चाहिए। ये चीज भी बच्चे को ही दे दी। ठीक है, और फिर मैं तुझे 13 का पढ़ा याद करवाऊंगा। अब त्रिलोक सिंह मास्टर का ये सामान्य नियम था, ये उनका नियम था कि सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। जिसको सजा मिलती थी डंडा भी वो ही लाता था। और जाहिर है और बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल सही बात है कि बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता था जैसे वो अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। और जो बच्चा बलि का बकरा बनता था, ठीक है, वो मास्टर की संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए मजबूत से मजबूत संटी तोड़ के लाता था। और ऐसा लगता था जैसे बच्चा मतलब उसको ये पता है क्यों, जैसे ऐसे बहुत बड़ा मतलब मोटा डंडा या बहुत मजबूत संटी तोड़ के लाता था, जैसे कि वो उसको ऐसा लगता जैसे ये दंड मुझे नहीं मिलने वाला बल्कि किसी और को मिलने वाला है। समझ में आ रही है बात मेरी सबको? यस सर। ठीक है ना। किसका ध्यान रखना पड़ता था? मास्टर जी की संतुष्टि का, कि हाँ मास्टर जी संतुष्टि इस डंडे को देखकर मतलब बिल्कुल सही हो, उनको गुस्सा नहीं आए, हाँ, और वो सोचे कि हाँ भाई तू मजबूत संटी तोड़कर लाया है। ठीक है, और वो मजबूत से मजबूत संटी तोड़कर लाता और फिर उससे पड़ती उनके सटाक बहुत तेज। फिर था धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं
हो पाया था। या तो धनराम के मन में मास्टर जी का डर बैठ गया था, जिसके कारण वो पहाड़ा याद नहीं कर पा रहा था, ठीक है, और पूरी तरह पूरे दिन रट्टा मारता था, याद करता था, लेकिन उसको 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया। छुट्टी के समय जब मास्टर साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा, तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वह फिर लड़खड़ा गया। अब क्या हुआ, जब छुट्टी का समय हो गया था तो मास्टर ने फिर उससे 13 का पहाड़ा पहुंच गया। वो तीसरी सीढ़ी तक तो पहुंच गया, लेकिन चौथी में फिर लड़खड़ा गया, फिर उसने गलत बोल दिया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी थी। लेकिन क्या हुआ, इस बार जो धनराम अपने लिए डंडा तोड़कर लाया था, उससे पीटने की बजाय ऐसी बात कही, व्यंग वचन कहे जो कि उसको बुरा लगे। क्या कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, कि तू लुहार है, ठीक है, तू लुहार है, इसलिए तेरे दिमाग में लोहा, जड़, लोहे की तरह जो तेरी बुद्धि है वो भी जड़ हो गई है। तू लुहारी का काम करता है, लोहे को पीटने का काम करता है, लोहे को पीटते पीटते तेरी जो बुद्धि है वो भी लोहे की तरह जड़ हो गई है, उसमें कुछ नहीं घुसता, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें, इसलिए तू विद्या को ग्रहण नहीं कर सकता। अब फिर क्या किया उन्होंने, अपने थैले से 5-6 दरातियां निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी। दरातियां होती है ऐसी शेप में होती है, थोड़ी हाफ सर्किल, उसके पकड़ने का डंडा होता है और उससे फसलों को काटा जाता है, ठीक है। तो क्या किया मास्टर साहब ने कि ये तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने अपने थैले से 5-6 दरातियां निकाली, बोला कि इनके धार लगाकर ले आ। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की भी नहीं थी। जो उसके पिता थे, धनराम के पिता थे, वो भी उसको पढ़ाना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि धनराम जो है वो मेरा काम संभाले। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोकने, फूकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया। सिर्फ हाथ पैर, छोटा सा बच्चा ही था, 4-5 साल का हुआ ही था कि धनराम ने क्या किया, उसके पिता ने क्या किया, लोहे में भट्टी में आंच देना उससे शुरू करवा दिया और चारे को इकट्ठा करना, फसलों को काटना, ऐसे काम में उसको उलझा दिया, ठीक है। फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा, और फिर हथौड़ा कैसे चलाते हैं और एक बड़ा घन होता है, बड़ा हथौड़ा, उसको कैसे चलाते हैं वो उसको सिखाने लग गया। फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेत चुनने की छूट देते थे, वहां गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे, और जरा सी गलती होने पर छड़, बेत, हत्ता जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते थे। त्रिलोक सिंह के सजा में और उसके पिता की सजा में क्या फर्क था, त्रिलोक सिंह तो अपना हथियार चुनाव करने की छूट बच्चे को देते थे कि तू खुद अपना डंडा चुन के ला, लेकिन इसके जो पिताजी थे वो क्या करते थे, हथियार का चुनाव स्वयं ही करते थे। उनके हाथ छड़ी, बेत और दूसरी चीज क्या थी, हत्था, बड़ा सारा जो डंडा होता है पकड़ने वाला, ठीक है ना, जो भी हाथ लगता उसी से उसकी पिटाई शुरू कर देते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। जब धनराम के पिता चले गए, इस दुनिया से विदा हो गए, तो उन्होंने उनका काम संभाल लिया, और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के आफर को धनराम का आफर कहने लगे थे। और धीरे धीरे जो आफर, जो भट्टी, मतलब जो गंगाराम का काम था, जिसको गंगाराम की भट्टी या गंगाराम का आफर या गंगाराम की दुकान कहा जाता था, उसी दुकान को धनराम का आफर कहा जाने लगा, ठीक है। बाकी का अपन कल पढ़ेंगे, ओके। यहाँ तक सब लोग पढ़ लेना, देख लेना, Yes. कोई दिक्कत हो तो कल पूछ लेना, ठीक है। Yes, चलिए बेटा, ma'am. बाय सबको, थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. ओके बेटा। Thank you.